क्या लिखोगे वो तो इसके बताओ। अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के बारे में, ठीक है। ठीक से इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम का क्या मतलब है, कौन बताएगा यहाँ पे चारों पांचों में। सप्लाई में क्या क्या मतलब किस माध्यम से सर, और कौन सा मतलब क्या बोलते हैं सर? सही बात है, कौन सा माध्यम होगा और क्या होगा। मतलब किसके द्वारा मतलब हम लोग सप्लाई, और कौन सा मतलब स्विच सब बोर्ड हो गया सर, केबल हो गया, ये सब के कैसे डिसाइड करेंगे सर? सप्लाई सिस्टम में होगा कि जनरेटिंग स्टेशन से हम जनरेट कर रहे हैं, वहां सब स्टेशन है जो 11 केवी को स्टेप अप कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है, और उसका ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारा सब स्टेशन में आ रहा है। सब स्टेशन क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है, और वहां से फिर चाहे तुम्हारा फैक्ट्री है तो 3 फेज सप्लाई देंगे, और अगर डोमेस्टिक है तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम से सप्लाई देंगे। ये हो गया सप्लाई सिस्टम, ठीक है। तो लिखो पहला इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। पहला में क्या लिखोगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम में ये सब तो लिख सकते हो कि एनर्जी जनरेटेड कहाँ, तो इन पावर जनरेशन या पावर जनरेटिंग स्टेशन। और यहाँ क्या किया जाता है, तो स्टेप अप किया जाता है। ये किस, अच्छा जनरेटिंग स्टेशन कौन कौन सा है, तो थर्मल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, इससे है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उसके बारे लिख देना, थर्मल हाइड्रो। और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे कि हमारा 50 हर्ट्ज का होता है, और यूजुअली अच्छा जनरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, कितना से कितना में जनरेट करते हैं हम लोग, जो जनरेशन करते हैं कितना वोल्टेज में करते हैं। 240 240। सप्लाई, no सर, 240 तो सप्लाई जाता है मतलब। 11 के जनरली जो भी जनरेशन होता है 11 केवी से 33 केवी होता है। लिख लो जनरेशन वोल्टेज क्या है, 11 केवी से 33 केवी है, इतना लिख के रखो। ठीक है, जनरेशन वोल्टेज कितना बोले, 11 केवी से 11 के 33 के भी। 33 केवी। इसके बाद लिखो जो हमारा जनरेशन होता है 33, उसके बाद वो क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। स्टेप अप कहने का मतलब वो तुम्हारा स्टेप अप वोल्टेज होता है 132 केवी, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, ये हो गया स्टेप अप। इसके बाद क्या किया जाता है, उसको ट्रांसमिशन किया जाता है, और ट्रांसमिशन के बाद जो नियरेस्ट हमारा सब स्टेशन होगा सिटी के, वहां उसको स्टेप डाउन किया जाता है 11 केवी, 6.6 केवी या 3.3 केवी में। इसके बाद वो जहां उसको फिर स्टेप डाउन किया जाता है 415 वोल्ट में, और फिर 415/240 वोल्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। यस। अब एक दो चीज लिखो, यहाँ पे लिखो सिस्टम वोल्टेज हैव बीन क्लासिफाइड, सिस्टम वोल्टेज हैव बीन क्लासिफाइड into 4 categories. System voltage have been classified into 4 categories. System voltage have been classified into 4 categories. System voltage have been classified into 4 categories. क्या क्या है, पहला लिखो 250 वोल्ट और लेस। 250 वोल्ट और लेस, ये क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज, ठीक है। 250 या उससे कम है वो क्या कहलाएगा, लो वोल्टेज। लो वोल्टेज। 215 से 650 वोल्ट, 215 से 650 वोल्ट, ये क्या कहलाएगा, मीडियम वोल्टेज। 251 कर देना, 251 कर दो, 50 तक लिखे थे ना, तो लिखो 251 से 650, ये क्या कहलाएगा, मीडियम वोल्टेज, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, 651 से 33 केवी हाई वोल्टेज, 651 से 33 केवी हाई वोल्टेज, 33 केवी से
अबव जो होगा वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। वेरी हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। हो गया यहां तक? इसके बाद एक फिगर बनाओगे, जनरेटिंग स्टेशन स्टेप अप कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन के साथ वापस मतलब भेजते हैं। आउटडोर स्टेशन में उसको स्टेप डाउन करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हो गया। इसके बाद लिखो 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थ्री फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लिख लिए? यस सर। तो इसमें जो हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक पावर जो है ये सप्लाई कंज्यूमर को किया जाता है, और ये किन किस में किया जाता है? तो पहला होगा सिंगल फेज एसी सप्लाई यूजिंग 2 वायर सिस्टम। सिंगल फेज, अगर जो हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम है उससे 2 तरीके के कंज्यूमर को कनेक्ट कर सकते हैं। एक देखते हो छोटा लोड है तो 2 वायर आता है, एक फेज एक न्यूट्रल। और अगर बड़ा कस्टमर है तो 3 फेज आता है। देखियो ना ये चीज। तो सिंगल 3 फेज 4 वायर सिस्टम से 2 तरीके का सप्लाई दिया जा सकता है। सिंगल फेज एसी, ठीक है, सिंगल फेज एसी सप्लाई यूजिंग 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज एसी सप्लाई यूजिंग 2 वायर सिस्टम। दूसरा क्या होगा? 3 फेज एसी सप्लाई यूजिंग 3 वायर सिस्टम। कोई दिक्कत है? क्या बोल रहे हो? अनम्यूट रखो, अनम्यूट रखो। यस सर। हाँ ठीक है, अब यहां तक तो लिख लिए। इसके बाद लिखो सप्लाई वोल्टेज। ये हम किसका आंसर लिखवा रहे हैं? किसका आंसर लिखवा रहे हैं? डिजाइन कंसीडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ठीक, इसका सिस्टम वोल्टेज क्या है? सप्लाई वोल्टेज लिखो। सप्लाई वोल्टेज क्या होता है? अगर सिंगल फेज है तो लिखो सिंगल फेज है तो 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज 2 वायर। 3 फेज है तो 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 वायर। क्लियर है? फिर से बोलिए सर। सिंगल फेज है तो 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज 2 वायर। 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज 2 वायर। 3 फेज है तो 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 वायर। ठीक है? यस। जो हमारा लार्ज कंज्यूमर होगा उसको क्या करेंगे? 3 फेज 4 वायर सिस्टम में हम लोग सप्लाई 415 वोल्ट देते हैं, 3 फेज दे देंगे। उसको जैसा रिक्वायरमेंट होगा वो क्या करेगा? यूज करेगा। नेक्स्ट लिखो टॉपिक वोल्टेज टॉलरेंस। वोल्टेज टॉलरेंस, टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा? टॉलरेंस का मतलब क्या वोल्टेज होता का है? ड्यूरेबिलिटी। टॉलरेंस मतलब सर बोलो, टॉलरेंस का मतलब क्या जान रहे हो? देखो, कोई भी काम रिजिड होके नहीं होता है, ठीक है। अगर टॉलरेंस का मतलब होता है हम यहाँ पे कि कुछ भी वैल्यू एरर होगा, तो मान लो अगर वोल्टेज टॉलरेंस कहने का मतलब है तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल बोलता है कि स्टैंडर्ड अगर जो डिक्लेयर्ड नॉर्मल वोल्टेज है तो 240 वोल्ट हर जगह देखते हो। तो टॉलरेंस कहने का मतलब है वोल्टेज अगर 5% प्लस माइनस, मतलब 240 से प्लस 5% या माइनस 5% होता है तो क्या है उसको, मतलब वो वैलिड होगा, उसको मान्य होगा हर जगह, वो गलत नहीं है, ठीक है। उतना वैल्यू कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर 5% से ज्यादा होगा तो वो टॉलरेंस वैल्यू, मतलब वो वैल्यू को हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो लोड वोल्टेज होता है हमारा
सुबह से शाम तक फ्लक्चुएट करता है। क्यों? क्योंकि लॉसेस के चलते। तो यहाँ पे वोल्टेज का फ्लक्चुएशन जो होगा वो कितना हम लोग मान सकते हैं? कुछ एक वैल्यू होगा कि हाँ इतना फ्लक्चुएशन होगा, तो चलो कोई बात नहीं, उतना हमारे अप्लायंसेस को बहुत नुकसान नहीं है। तो 5%, अगर मान लो 240 वोल्ट है तो उसका 5% माइनस करेंगे तो 228 होगा। जो 12 माइनस करेंगे 240 से तो कितना होगा? 228। 40% का 240 का 5% कितना होगा? 12 होगा ना, या कुछ और होगा? ठीक है, 12 होगा सर। 12 होगा। तो अगर हम 240 से 12 माइनस करेंगे तो 228 वोल्ट होगा, प्लस करेंगे तो 252 होगा। तो हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है सिंगल फेज का 228 से 252 के बीच में है, तो वैल्यू ठीक है, उसको हम लोग गलत नहीं बोल सकते हैं। इसी तरीके से 415 का क्या होगा? 394 से लेके 435 तक होगा। ठीक है, तो यहाँ इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमारा टॉलरेंस होगा। तो फ्रीक्वेंसी में कितना टॉलरेंस है? तो +-1। तो मतलब 49 से लेके 51 तक फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा? हमेशा 50 हर्ट्ज नहीं होता है, 49.8 होता है, 49.7 होता है। तो उसको अगर 50 बोल देंगे, 50 से कम होगा तो नहीं चलेगा, तो दिक्कत होगा। तो इसलिए क्या है, टॉलरेंस +-1 रहता है। तो वोल्टेज टॉलरेंस समझ में आया? यस सर। तो अभी तक क्या क्या पॉइंट लिख लिए हो डिजाइन कंसिडरेशन में? तो हम लेट से शुरू किए थे। और कौन कौन लिखे हो? सर इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, in system voltage having been classified into 4 categories, ठीक। two, अरे इलेक्ट्रिक 250 सप्लाई और सिस्टम का ही अंदर है वो क्लासिफाइड, जो हम बोले ना, सिस्टम वोल्टेज हैज बीन yes sir, क्लासिफाइड, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम के अंदर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन, 3 फेज, उसके बाद सप्लाई सर वोल्टेज, इसके बाद वोल्टेज वोल्टेज टॉलरेंस। वोल्टेज टॉलरेंस। ठीक, फिर नेक्स्ट लिखो केबल, कंडक्टर्स एंड केबल। कंडक्टर एंड केबल। तो हर कंडक्टर को क्या होना चाहिए? इंसुलेशन होना चाहिए, कनेक्ट इंसुलेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए होना सर। चाहिए होना चाहिए। तो केबल में इंसुलेशन होना चाहिए। जो ओवरहेड लाइंस है उसमें इंसुलेशन होता है क्या? नो सर। वो उसमें एयर इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, किसके किसके? तो बिटवीन द कंडक्टर। ठीक है, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन लिख लो, इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस बेयर कंडक्टर, बेयर मतलब अनइंसुलेटेड कंडक्टर, बेयर कंडक्टर आर यूज्ड where air acts as where air acts as insulation between the conductors, where air acts as insulation between the conductors। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा इंसुलेशन का जरूरत कहां पड़ता है, थोड़ा बताओ तो ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ज्यादा इंसुलेशन का जरूरत वहां पड़ता है जहां सपोर्ट होता है। सपोर्ट करने का मतलब पोल होता है, ठीक है, जो ग्राउंड से कनेक्ट होता है। अगर वहां प्रॉपर इंसुलेशन नहीं होगा तो क्या होगा? लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। होगा या नहीं होगा? तो सबसे ज्यादा इंसुलेशन का जरूरत कहां पड़ता है? ट्रांसमिशन लाइन में। तो ये सब लिखोगे, कोई दिक्कत? इसके बाद अगर हम बोलेंगे अंडरग्राउंड वायर है तो उसमें बेयर कंडक्टर लगेगा? नो सर। उसमें कौन सा लगेगा? इंसुलेटेड केबल इंसुलेटेड लगेगा। वायर लगेगा सर। इंसुलेटेड वायर लगेगा। यस सर। इसके बाद जो हमारे इंसुलेशन होगा वो क्या होना चाहिए? सॉलिड भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल मटेरियल का भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब अगर थोड़ा मुड़े तो वो टूटे ना। ठीक है। चलेगा सर, मुड़ने से भी चलेगा। कंडक्टर में ये प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल मटेरियल हो, मुड़ने से वो टूटे ना।
ठीक है। और एक चीज याद रखना, केबल और कंडक्टर, केबल हम तभी कहेंगे जब वो क्या हो तुम्हारा इंसुलेशन, उसमें कंडक्टर विथ इंसुलेशन इज कॉल्ड केबल। लिख लो, कंडक्टर विथ इंसुलेशन इज कॉल्ड केबल। जिस कंडक्टर में इंसुलेशन होगा उसी को केबल बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट इसके बाद लिखो रेटिंग ऑफ केबल। इस जो हम लिखेंगे ना केबल और कंडक्टर में, थोड़ा इंसुलेशन मटेरियल के बारे में लिख देना। रेटिंग ऑफ केबल क्या मतलब है? जो हम लोग केबल खरीदते हैं, वायर खरीदते हैं, उसमें क्या है, करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने से क्या जनरेट होता है, हीट होता है। ठीक है, वहां हीट जनरेट होता है। तो जो हीट जनरेट होता है उसको वो क्या कर सके, विथस्टैंड कर सके, केबल झेल सके, है ना। समझ में आ रहा है? यस सर। तो जो भी हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी है, तो जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा वहां हीट जनरेट होगा। तो जो केबल है या इंसुलेशन है उसका क्या होना चाहिए, वो उसको झेल सके। तो इसलिए हमारा जो भी हम वायरिंग करेंगे वो प्रॉपर रेटिंग का होना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वोल्टेज ड्रॉप। इसके बाद लिखो वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है? मतलब सर कोई भी केबल या कुछ लेंगे तो सर उसमें कम से कम वोल्टेज ड्रॉप का रेजिस्टेंस हाँ, कम तो रहो। वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है, रेसिस्टेंस के चलते होता है। ठीक है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप का यहाँ पे हमारा परमिसेबल है, तो 2.5% ऑफ नॉमिनल वोल्टेज, मतलब 240 का 2.5% जो होगा उतना वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। मतलब उतना वोल्टेज 2.5 मतलब 6 वोल्ट तक ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, 240 है तो 6 वोल्ट तक ड्रॉप हो सकता है। क्लियर है? सर इसमें लिखे कैसे सर, मतलब नेक्स्ट हम्म बार इसे वोल्टेज ड्रॉप लिखना फिर बिटवीन कैसे, मतलब सप्लाई पॉइंट, लिखो वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन सप्लाई पॉइंट in any building, voltage drop between the supply point in any building and any outlet should not be more than 2.5% of the nominal voltage. 2.5% of the nominal voltage. वोल्टेज। अब समझ में आ गया कैसे लिखेंगे? तो यहां तक हमारा जो जो क्या क्या लिखा है हम लोग, जो डिजाइन कंसिडरेशन में, ये तुम्हारा वोल्टेज और के लिए था। ठीक है, अभी कोई दिक्कत है इसमें तो बोलो। इसके बाद आएगा प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अगेंस्ट ओवरलोड। ये भी तुम्हारा कंसिडरेशन का ही है। ठीक है, सर प्रोटेक्शन। ये हाँ सर बोलो। कोई, हेलो हम्म सर, कोई कंडक्टर या कोई सर हम लेने जाते हैं सर बिजली का तार सर, हम्म तो बोलते हैं ना सर HWG में, मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज में इतना होना चाहिए डायमीटर का इतना, तो सर हम्म केबल लेने जाएंगे तो हम फिर कैसे मांगेंगे सर उसको कि केबल इतना चाहिए हमको? केवल करंट कैरिंग कैपेसिटी से या उसका एमएम से, थिकनेस तुमको पता होगा तो इतना एमएम का दीजिए, 2.5 mm हुआ, पावर पॉइंट के लिए लगता है। इसका भी मेजरमेंट मतलब फिक्स रहता है सर कि इतना केबल का इतना ही यहाँ यूज होगा, इतना वहाँ यूज होगा? देखो, करंट कैरिंग कैपेसिटी से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे काम आदमी करते जाता है ना, तो अब मान लो हम 2.5 mm क्यों बोले, क्योंकि हम जनरली देखते हैं घर में पावर पॉइंट के लिए 2.5 mm का वायर यूज होता है। क्लियर है? तो क्योंकि 2.5 mm उसको मतलब उतना कैपेसिटी है 2.5 mm में कि उसको सह सके, तो धीरे धीरे काम करते करते काम मतलब वो याद हो जाता है वायर का।
लेकिन शुरू में तुमको कैलकुलेट करके देखना होगा कितना करंट कैरिंग कैपेसिटी का है, वो क्या वायर मार्केट में अवेलेबल है। जो हम एक बार चार्ट बनाने बोले थे, याद आ रहा है? जो हम बोले थे कि करंट कैरिंग कैपेसिटी और उसका कितना थिकनेस होगा, जो एमएम की बात कर रहे हैं वो लिखने, याद आ रहा है या नहीं? अरे जवाब तो दो, हाँ या नहीं। थोड़ा बहुत यार आ रहा है सर। तो वो चीज अगर करके रखते तो उसको किए तो हो नहीं, अगर वो चीज करके रखते तो ये हमको समझ में आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलो उसको भी हम और बताएंगे डिटेल में। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अगेंस्ट ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट। प्रोटेक्ट इसी का पार्ट है। ठीक है, डिजाइन कंसिडरेशन का ये नेक्स्ट पॉइंट है। प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन अगेंस्ट ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट एंड अर्थ फॉल्ट। किन किन चीजों से बचाते, क्या क्या चीज इसके लिए यूज कर सकते हैं? एक्सेस करंट के लिए क्या क्या यूज करते हैं? और सेफ्टी के लिए सर सिंपल तो सर ऐसा ही, अगर ले जाना हमको सप्लाई ले जाना फ्यूज तो इसके लगाते लिए हैं, सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, एमसी फ्यूज लगाएंगे, सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, एमसीबी लगाएंगे, अर्थ फॉल्ट एमसीबी के लिए अर्थ लगाएंगे। लीकेज, क्या अर्थ इसके लिए क्या लगाएंगे? ठीक है, क्या क्या लगेगा? फ्यूज लगेगा, एमसीबी लगेगा, सर्किट ब्रेकर लगेगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं सर। लिखना कैसे है हम दे देंगे नोट्स, पहले समझ लो इसको बढ़िया से। हमारा बॉडी में जो शॉक लगेगा उसके लिए क्या करेंगे? प्रॉपर अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग करना पड़ेगा। तो यहां तक समझ में आ गया जनरल रिक्वायरमेंट्स। डिजाइन कंसिडरेशन समझ में आ गया? हो जाएगा। अब एक टॉपिक और था, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इसको किए थे? हाँ सर, इसको किए थे सर। क्या क्या लिखे थे इसमें? ओके सर, बता रहे हैं। बताओ। इसमें सर मतलब देयर आर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल, मतलब पहला करना सर कंफर्मिटी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सर। उसके बाद फिर कन्वेंशनल सैंपल सर, फिर मटेरियल, फिर वर्कमैनशिप, लेआउट ऑफ वायरिंग, पोजीशन ऑफ वायर, रन एंड पॉइंट, फिर ड्राइंग करना सर, फ्यूज देखना है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर। ये किसका बता रहे हो? डिजाइन का मतलब किसके बारे में बता रहे हो, कौन सा टॉपिक का? सर ये जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ठीक, बहुत बढ़िया है। तो इसको बताने का तो जरूरत नहीं है बहुत। नहीं सर, इसका तो सब हो गया सर, अभी तक पॉइंट का एक्सप्लेन कर लिया। एक बार लिख लो, लेआउट वायरिंग भी इसमें एक पॉइंट आएगा, वायरिंग का लेआउट, ये लिखे हो? हाँ मिला सर लेना। हाँ सर, लेआउट ऑफ वायरिंग लिखे सर, वर्कमैनशिप के नीचे कंडक्टर्स के बारे लिखे हो? कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का रिक्वायरमेंट में है ना, कंडक्टर बिना वायर के तुम कैसे करोगे? हाँ सर। इसका रेटिंग ऑफ लैंप, फैन एंड कंडक्टर पावर लिखे। ऑफ सॉकेट, रेटिंग को एज्यूम करके लिखे हाँ थे। सर, ये भी लिखे। हाँ ठीक। सर, हाँ सर। यस सर। डिस्ट्रीब्यूशन और मेन बोर्ड के बारे में, यस सर, स्विच बोर्ड के बारे में लिखा है सर। चलो, सिंगल फेज सप्लाई के बारे में और 3 फेज सप्लाई के बारे में ये वाला नहीं लिखा है सर। लिख लो, यहाँ पे भी लिखोगे सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई के बारे में। क्या लिखना है तुमको? तो पता है सिंगल फेज कैसा होता है, 3 फेज कैसा होता है, बस वो लिखोगे। इसका सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बारे में, बोर्ड के बारे में, या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यस सर, लिखे हैं। फाइनल सब सर्किट, नहीं लिखे सर। फाइनल सब सर्किट होगा कि जहां से हमारा सब सर्किट फेड होगा। मान लो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उसका सब डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सब डिस्ट्रीब्यूशन से सर्किट निकल रहा है, तो वो फाइनल सब सर्किट कहलाएगा। ठीक है, फाइनल सर्किट।
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल वो तो लिख लिए होगे। हाँ सर जी सर शुरू में लिखे, फर्स्ट में लिखे सर। ठीक, टाइप्स ऑफ लोड के बारे जानते हो? अगर यहाँ पे एक लिख लेना टाइप्स ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड क्या क्या होता है? डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल। ठीक है, यस सर। तो हम लोगों का ये टॉपिक भी लगता है एस्टिमेशन में कंप्लीट हो गया। आज जो पढ़ा है उसमें कहीं कोई दिक्कत है? आज जो पढ़ा है कहीं दिक्कत नहीं सर अभी तो नहीं। एक फिगर, एक फोटो खींच के स्नैपशॉट हमको कोई भेज देना है ना अटेंडेंस में, जिसका जो दिख रहे हैं यहाँ पे 7 लोग, हमको लेके 8 है, 7 लोग, इसका फोटो मतलब भेज देना, हम अटेंडेंस बना देंगे। मॉड्यूल शायद नहीं खुल रहा होगा। ठीक है सर। ठीक है, और एग्जाम में तुम्हारा एस्टिमेशन में न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल में फिगर दिया रहेगा तुमको, और हो सके तुमको उसमें निकालना है कितना सब सर्किट बनेगा, मैक्सिमम क्या क्या मिनिमम बनेगा, तो वो सब चीज तुमको कैलकुलेट करके देना होगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन होगा, डायरेक्ट आंसर पुट करना होगा। हम पूछेंगे सर्किट कितना लगेगा, किस रेटिंग का वायर लगेगा, सब सर्किट किस सब सर्किट के लिए, तो वो सब चीज को तुमको आंसर करते जाना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? टाइमिंग कितना रहेगा सर? 1 इसमें घंटा। कितना रहेगा सर? 1 घंटा। सर इसमें तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा हम इनसे टाइम निकल देंगे, कर। हम बनाएंगे जितना देर में हमसे बनेगा, हम उतना देर तुमको देंगे समय। 1 घंटा हमको लगेगा, हम 1 घंटा देंगे। ठीक है, सर न्यूमेरिकल मतलब कितना रहेगा? न्यूमेरिकल पूरा वायर नहीं कैलकुलेट करना होगा। अब हम मोटर देंगे, मोटर में हम बोलेंगे कि इसमें कौन सा स्टार्टर लगेगा, या किस रेटिंग का स्टार्टर लगेगा, या किस रेटिंग का वायर लगेगा, वो सब तुमको कैलकुलेट करना होगा। सिंपल है, हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और बाकी ग्रुप में ये चीज बोल दो स्ट्रिक्टली कि नहीं पढ़ रहे हो, हम ऑफिशियल में लिख दिए, नहीं पढ़ रहे हो, नहीं ज्वाइन कर रहे हो, एग्जाम नहीं दोगे तो दिक्कत में आओगे, है ना। फीस क्लियर है सबका? मतलब सर बोलो। साइज ऑफ वायर तक निकालना पड़ेगा सर कि लेंथ हम ऑफ ऐसा देंगे केबल। क्वेश्चन जो हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तभी हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है सर। और दूसरा फीस क्लियर कर लियो सब कोई? यस सर। यस ये सर ऐसा है जो नहीं किया है? यस सर। हम कौन? श्रवण। हम्म, श्रवण सर। तो कर दो श्रवण। एग्जाम शायद नहीं देने देगा, दिया जाएगा, ये भी जान लो। सर समझ में नहीं आ रहा सर कैसे भेजें कुछ। गूगल पे यूज करते हो? सर हम तो नहीं करते। हम्म, सर करते तो नहीं है। भैया या कोई नहीं? ऑनलाइन नेट बैंकिंग कोई नहीं? सर नेट बैंकिंग चला जाएगा, मतलब किसी दूसरे से भेजवा देंगे तो? अरे किसी से भेजवाओ, तुम केवल प्रूफ उसका रखे रहना, प्रूफ रखे रहना है ना। ठीक है, केवल प्रूफ गूगल रहना। कैसे